प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFGD PYQ सीरीज में 17 फरवरी 2025 को जो एग्जाम्स हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर सेकंड करेंगे। इसका पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था, यानी शिफ्ट नंबर 1 17 फरवरी का देख लिया था। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल 2025 में जो एग्जाम्स हुए थे FFGD के फरवरी महीने में, वो 4 फरवरी से लेकर जो 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 10, 11, 12, 13, ठीक है, और फिर 17 तो चल ही रहा। उसके पहले जो भी डेट्स में एग्जाम हुए थे, जितने भी शिफ्ट में हुए थे, उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियो को देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद आप 17 फरवरी का वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने 17 फरवरी 2025। पहला क्वेश्चन देखिए, जाना पहचाना क्वेश्चन होगा, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। संपत्ति का बंटवारा वाला है, वसीयतनामा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट। इसका हमने एक वीडियो 20 मिनट शो में भी अपलोड किया है। आपको पता है कि हम 20 मिनट शो भी लेके आते हैं और उसमें किसी निश्चित टॉपिक को लेते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं काफी अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और 20 मिनट फो पड़ा हुआ है, उसमें देखिएगा आप कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट एक टॉपिक है, संपत्ति का बंटवारा, वसीयतनामा का बंटवारा उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, जीडी के हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न आ रहे हैं, तो आप देख के जाएं अगर जीडी का एग्जाम आप देना चाहते हैं और अपना रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करा प्रवीण के पास 1224 रुपए टोटल, उन्होंने इसे अपने पुत्रों ऋषि और फान के बीच बांट दिया। 2 पुत्र है जिसका, एक ऋषि है और एक कौन है जी, शान है। ऋषि और फान के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। कहा कि आप इस पैसे को 4% पे क्या कीजिए जी, निवेश कर दीजिए। ठीक है, यह देखा गया कि ऋषि और फान को क्रमशः 15 और 16 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती। अच्छा, 15 और 16 वर्ष बाद ऋषि को और फान को, ये 15 वर्ष बाद और ये 16 वर्ष बाद जो है दोनों को समान धनराशि प्राप्त हुई। प्रवीण ने शान को कितनी धनराशि दी थी? अब आइए, 4% कह रहा है, 4% का अर्थ होता है 1 बटा कितना जी, यानी राशि 25 थी, एक इंक्रीज की कितनी, 26, यानी 25 से कितनी हो गई होगी, 26। ये वैसे प्रिंसिपल और अमाउंट होता है। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट जब बनाते हैं, कंसेप्ट हमने बता दिया था आपको, तो ये डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो आता है। किसका रेशियो आता है? प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल ये किसका होगा? तो जिसका समय कम होगा उसका राशि ज्यादा होगा। समय 15 और 16 में कम कौन है जी, 15 वर्ष। राशि 25 और 26 में ज्यादा कौन है, 26। ये 26 हो जाएगा, 26 अनुपात, और ये समय ज्यादा है तो राशि कम होगा यानी 25। ठीक है जी, ये डायरेक्ट इनके प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। ठीक है, अब टोटल पैसे दिए गए हैं जी प्रश्न में 1224 रुपए टोटल। यहां देखिए तो 25, 25, 50, 50, 51 हो जाएगा। गुने जो निकालना उसे गुना कर दीजिए। करा प्रवीण ने शान को कितनी धनराशि दी थी? शान को, फान को, यानी 25 यूनिट का वैल्यू पूछा गया। ये कटेगा, आप कटाएंगे तो 3 से 3 चौका 12 और 3 8 24, 3 से 17 3 51, 17 से कटाएंगे तो 17 दूनी 34 होता है जी। 40 में से 34 जाएगा 6, 6 8 68, 17 चौका 68। 24 गुने 25 करेंगे तो 600 आएगा। कितना आएगा? 600 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा 600। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये देखिए, करा कि यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, करा x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी x जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी, y स्क्वायर के। किसके? y स्क्वायर के, ऐसा बोला गया है प्रश्न में। करा x y के व्युत्क्रमानुपाती, y नहीं y स्क्वायर के, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कितने, 1/y स्क्वायर के। करा यदि x 78 होने पर y 11 है तो x 2.2 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसे क्या बनेगा जी, यानी अब करें आप x1/x2 अगर करें, 2 पार्ट है x का, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा जी, y2 अपॉन क्या बनेगा, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली यानी उल्टा होगा, y2 अपॉन y1, ये स्क्वायर में होगा। किस में होगा? स्क्वायर में होगा, बोला गया है। ठीक है जी, आइए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। x का वैल्यू 78 है तो y का वैल्यू कितना कह रहा है आपसे, तो y जो है, y है आपका 11, कितना है 11, यानी y1 11 है। ठीक है जी, अब करा y 2.2 होने पर, 2.2 जब y होगा तो x पूछा गया, यानी x2 का वैल्यू पूछा गया, ये इक्वल का साइन। ठीक है जी,
आइए कट कर लीजिए। ठीक है, कट करते हैं आप। ये स्क्वायर में है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये स्क्वायर में है। ठीक है जी, आइए कट करेंगे तो 78 होगा। 78 बटे x2 बराबर क्या होगा जी, ये 22 का स्क्वायर 484, 484 दाएं से 2 अंक के बाद मान लो, यानी कि ये, और 11 का स्क्वायर 121, 121 होगा, 121 होगा। कट करेंगे तो ये पॉइंट है, हटेगा, बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। ये 4 बार में कटेगा जी, और ये कितनी बार में, 25 बार में कटेगा। यानी x2 बराबर क्या होगा जी, x2 बराबर 78 गुने क्या होगा 25, यूपीडी क्या आएगा, 0 आएगा। 0 तो सब में है जी। 25 8 200, 0, हाँ फिर 20 होगा। 25 फाते क्या होगा जी, 25 छक्का 150, और 25 फाते क्या होगा 175, 175 और 20 195, 1950, 1950 ऑप्शन नंबर किस में होगा, सी में होगा। ऑप्शन नंबर किस में होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप। ये भी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट है, वही वसीयतनामा का बंटवारा वाला है। करते हैं इसको। देखिए शिवम के 2 पोते रुपेश और मंदार है। शिवम के 2 पोते हैं, एक का नाम रुपेश है और दूसरे का नाम क्या है, मंदार है। 12 वर्षीय रुपेश को शिवम की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 13 वर्षीय मंदार को बाकी धनराशि मिलती है। अच्छा, इसके 2 पोते हैं, एक का नाम रुपेश है और दूसरे का नाम क्या है, मंदार है। ठीक है जी। 12 वर्षीय रुपेश है, रुपेश 12 वर्ष का है और मंदार 13 वर्ष का है। 12 वर्षीय रुपेश को शिवम की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 13 वर्षीय मंदार को बाकी धनराशि मिलती है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, लेकिन रुपेश और मंदार को धनराशि तभी मिलेगी जब ये 23 वर्ष के हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जब ये लोग 23 वर्ष का हो जाएगा, जब 23 वर्ष का हो जाएगा तब ये पैसा मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि 12 वर्ष का था, 23 वर्ष में पैसा मिलेगा। यानी इसका पैसा कितने वर्ष रहा जी, 11 वर्ष आप कह सकते हैं। इसका पैसा इन्वेस्ट रहा होगा कितने वर्ष, 11 वर्ष। इसका पैसा 13 वर्ष का था, 23 वर्ष होने तक, यानी पैसा इसका कितना जी, 10 वर्ष। टाइम कितने वर्ष का उससे कोई मतलब नहीं है, कितना टाइम इन्वेस्ट किया है पैसा मतलब उससे है। तो 11 वर्ष किया और ये 10 वर्ष किया, ये ध्यान रखिएगा। और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8%। कै प्रतिशत ही, 8%। 4% 1/25 होता है, 8% 2/25। अगर ये बात आप नहीं समझ पाए हैं, 8%, 8% हटेगा, बट्टा में 5 आएगा। 4 दूनी 8 होता है, 25 चौका 100, यानी 2/25। 2/25 हमने वही लिखा है। ठीक है जी, यानी राशि 25 थी, 25 से कितनी हो गई जी, 27 हो गई। यानी इसका टाइम ज्यादा है, इससे ज्यादा है। 10 और 11 में ज्यादा टाइम, 11 है, टाइम ज्यादा तो पैसा कम। 25 और 27 में कम कौन जी, 25। टाइम कम है तो पैसा ज्यादा, कौन जी, 27। ये डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो आ गया इनका। अब टोटल पैसे थे कितने रुपए जी, कुल धनराशि, यदि शिवम के पास कुल धनराशि 24,700, 24,700 रुपए, 24,700 रुपए टोटल पैसे हैं। यहाँ टोटल देखिए 25, 25, 50, 50, 2 कितने, 52। जिनका निकालना उससे गुना करा। शिवम ने शुरुआत में मंदार को कितना धनराशि दिया थे, 27, तो 27 से गुना कर लेंगे। 4 से कट करेंगे, ये अब कट करे 4 से नहीं कटेगा, 13 से कट करे, 13 एकम 13 होगा और 9 बचेगा कितना, 13, हाँ 13 9 11 बचेगा, 13 11 24। ठीक है, 13 से 13 चौका 52, 13 एकम 13 होगा, 11 13 9 117 00। ठीक है जी। 4 से कट करेंगे, 4 से, तो 4 से कट होगा, 4 से कितना जी, 4 चौका 16, 3 19 में 16 हो जाएगा, 3 3 0 30, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 475 गुने कितना जी, 27। यानी यूपीडी क्या आएगा, 7 5 35, यूपीडी 3 आएगा, लेकिन सब में है। ये चरती आई 12, 300 करीब है, चरती आई 12, यानी कि 12 से ज्यादा आएगा, 11 तो होगा नहीं। ठीक है, चरती है 12, 12 से ज्यादा आएगा नहीं, लगभग ये होगा, 13,175 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये सिंपल सा प्रश्न है, परसेंटेज का है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करें। यदि x का 4% 108 है तो 108, ये 4 से कटाइए जी, 4 दूनी 8 होता है, 4 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 2 2 8 28, 4 7 28, 27 चौका से 108। परसेंटेज हटेगा, बट्टा में 100 आएगा, उधर जाएगा डबल जीरो, यानी 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इवेलुएट करना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी। आइए सबसे पहले छोटा कोष्ठ क्रिया, 18 में से 14 जाएगा कितना, 18 में से 14 जाएगा 4, 4/4 हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। 3/3 क्या हो जाएगा 1, यानी पूरा जो ये मझेला कोष्ठ में इसका वैल्यू क्या होगा जी, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यानी 23 गुने
यानी 29 गुने 13 गुने क्या जी 1, यूपीडी 9 27, यूपीडी 7 आएगा केवल एक ही ऑप्शन में, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, गुना करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, चूंकि यूपीडी 9 27, यूपीडी 7 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है यूपीडी 7 है। ठीक है, इसको देखिए, करा भानु शहर ए से शहर बी तक, भानु शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है यदि भानु अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/7 चाल करता है, सामान्य चाल की 3/7 चाल कर लेता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है जी, चलाता है तो वह शहर बी 28 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा, शहर ए से शहर बी जाना है, शहर ए से शहर बी जाना है और उसी से आना है, बात ध्यान दीजिएगा, ए से बी जाना है, 3/7 की स्पीड से जाता है, यानी अगर बात करें ए से बी तो डिस्टेंस तो सेम रहा होगा, डिस्टेंस क्या रहा होगा सेम, तो डिस्टेंस सेम तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टाइम और स्पीड दोनों क्या होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा सेम होगा तो स्पीड और टाइम क्या होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है जी, अब आइए चाल की बात करें, स्पीड की ओरिजिनल ये न्यू। ठीक है जी, स्पीड की बात करें, स्पीड 7 था, कर लिया कितना जी 3/7 कर लिया, यानी 7 था 3 कर लिया, तो टाइम जो है 3 से 7 लगेगा, चूंकि दोनों इनवर्सली, पहले टाइम 3 लग रहा था अब टाइम 7 लग रहा है, पहले से टाइम कितना ज्यादा लग रहा है 4 यूनिट, प्रश्न में कह रहा है 4 यूनिट नहीं 28 मिनट देरी से पहुंचता है, इसी 4 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना जी 28 मिनट, प्रश्न में 4 यूनिट 28 तो 1 यूनिट कितना जी, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 7 मिनट, कितने मिनट 7 मिनट पूछा क्या गया है। करे यदि भानु अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता, सामान्य से चलता ओरिजिनल से चलाता तो टाइम कितना लगा 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू 7 का 21 मिनट, कै मिनट जी 21 मिनट, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, कर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निर्मल 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और राकेश 9400 रुपए की राशि निवेश करता है। दो व्यक्ति हैं जी, एक निर्मल है और एक कौन है जी राकेश। राकेश, निर्मल जो है 5400 रुपए की राशि निवेश करता है, राकेश कहता है हम तुमसे ज्यादा करेंगे, 9400 रुपए लाता है, कैसे रुपए 9400 रुपए लाता है, निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में इनका भी टाइम 5 वर्ष और इसका भी टाइम कितना जी 5 वर्ष के अंत में राकेश को निर्मल से 360 रुपए अधिक ब्याज, राकेश जो है इसको ज्यादा मिलता है, इससे 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, जो एफआई है सिंपल इंटरेस्ट 360 क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है चूंकि दोनों का राशि अगर देखें तो राकेश का राशि क्या है इससे क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या होगा ब्याज भी क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा। पूछ रहा वार्षिक ब्याज की दर बता दीजिए, रेट बताइए, ब्याज कितना मिला जी 360 ब्याज किस पे मिलता है प्रिंसिपल पर, ज्यादा ब्याज मिला है तो ज्यादा वाले प्रिंसिपल पर देखेंगे कितना ज्यादा, ये 5400 है 9400, कितना ज्यादा है जी 4000, इसी 4000 की वजह से तो ज्यादा मिल रहा है ब्याज। परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर लेंगे, 00 से 00, 10 से 10, 4 में कितना जी 36, यानी कै प्रतिशत 9%। रेट जो निकल के आएगा वो 9%, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये रेट जो है 5 वर्ष का है, कै वर्ष का है 5 वर्ष का, क्यों, क्योंकि 360 रुपए की जो राशि है 5 वर्ष में प्राप्त हुई है, तो ये रेट 5 वर्ष का है, लेकिन रेट पर एनम होता है, पर एनम, तो 9% 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष के लिए 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 बचेगा 4 0 5 8 40, 1.8%। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये ऐसा प्रश्न है जो एफएफजीडी का कोई ऐसा डेट नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं आया हुआ है। ठीक है जी, कोई भी आप डेट देख लीजिए, किसी ना किसी शिफ्ट में एकदम आया हुआ ही है। ठीक है, कभी कभी तो तीनों शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का आप ध्यान से देखेंगे, 2026 में जो जीडी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है जी प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर एक साबुन कंपनी 2 प्रकार के साबुन बनाती है, एक साबुन कंपनी है 2 प्रकार की साबुन बनाती है, पहले ही बोल दिया गया है। ठीक है जी, 2 प्रकार के साबुन बनाती है जिनका भार क्रमशः 500 ग्राम और 600 ग्राम है। ठीक है, यदि कंपनी ने पहले प्रकार के 200 साबुन, संख्या दिया गया है, ये 200 साबुन पहले प्रकार के और दूसरे प्रकार के 300 साबुन बनाती है, उत्पादन किया जाए तो साबुन का भारित औसत भार कितना होगा, टोटल पूछा गया आपसे। ठीक है जी, टोटल यानी पहला प्लस दूसरा दोनों का मिलाकर बताइए। तो ये देखिए इसका भारित औसत भार कितना है जी 500 ग्राम दिया गया प्रश्न में, और ये कितना जी 650 ग्राम दिया गया औसत भार।
ये दोनों मिला के। तो आपको एक चीज पता है कि औसत जो होता है वो संख्या से फ्री होता है, तो संख्या को आप कट कर लीजिएगा, रेशियो ले लीजिए, ये 2 अनुपात ये 3, तो 2 और 3 कितना जी 5, यानी पांचों का औसत बताना है। अगर आप कट नहीं करेंगे तो भी आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एवरेज वही आएगा, ठीक है। कट करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। अब 2 3 का वैल्यू दिया गया, या तो योग करके निकाल लीजिए, तो योग भी कर सकते हैं, यहां से आप योग निकालें, योग से भी हो जाएगा या सेफ ग्रुप से भी हो जाएगा, जिससे आप करना चाहें, ठीक है, दोनों से हो जाएगा। ये सिंपल सा है, तो योग कर लीजिए। इनका योग करेंगे तो 500 दूनी 1, 500 गुने 2 1000 हो जाएगा ये, और ये कितना 650 गुने 3 6 18 पचती है 15, यानी 18 और 150 1950। अब एवरेज अगर निकाले आप एवरेज, तो 1000 एवरेज बराबर सम अपन नंबर, तो 1000 1950, और नंबर कितना है जी, ये पांचों का निकालना है, तो 2950 बट्टा में कितना 5, बट्टा में कितना 5 से भाग देंगे आप, कटेगा 5 5 25 होता है, 4 5 नंबर 45 1 0 590 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंपल सा था, इसलिए सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसलिए हमने इसका सम निकाल लिया। नहीं तो आप एवरेज से निकालते, 500 लेट कर लेते, 500 से ज्यादा है 150, तो 150 गुने 3 बट्टा में कितना 5, उससे भी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए जी, ट्रेन क्रॉसिंग है, करा 268 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है जी। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई दी गई 268 मीटर, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को पार करना है। व्यक्ति को पार करने का मतलब हमने आपको बताया था, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी, ठीक है। अगर वही रेलगाड़ी किसी ट्रेन को पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी को पार करती या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती, तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई पार करती, लेकिन व्यक्ति को पार करने का मतलब केवल अपनी लंबाई पार कर रही। तो पूछा गया कितना समय लगे, टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसकी लंबाई कितनी है 268 मीटर अपन स्पीड। अच्छा, विपरीत दिशा में ध्यान रखिएगा, तो स्पीड क्या होगा, दोनों का जुटेगा, एक 58 है और एक क्या है जी, एक क्या है 14 है, यानी 58 प्लस 14 किलोमीटर पर आवर में है, तो गुना करेंगे 5/18 से, चूंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब 268 गुने कितना जी 18 बट्टा में 58 4 62 10 कितना 72, 72 गुने कितने 5। अब कटा लीजिए, ये कटेगा 18 चौके 72, 4 से 4 छक 24, 4 छक 24 बचेगा 2 8 28 4 7 28, ठीक है जी। यानी 67/5, 67/5 भाग दे अगर तो हो जाएगा आपका 13, 13 5 65, 13.4, 13.4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट, करफ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, अच्छा त्रिभुज है, इसकी साइड दी गई तीनों साइड, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 0.08 मीटर दिया गया, ध्यान दीजिएगा ये 4 सेंटीमीटर। पहली बात तो सब सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ये क्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, 0 हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 खत्म, 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले आपको एफ निकालना पड़ेगा, एफ बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपन क्या होगा 2, तो 6 4 10 8 18, 6 प्लस 4 प्लस 8 बट्टा 2, 6 4 10 8 18 बट्टा 2 कितना जी 9 सेंटीमीटर। अब एरिया आप निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या होगा रूट अंडर एफ इंटू एस माइनस ए इंटू एफ माइनस बी इंटू एफ माइनस क्या होता है जी सी होता है। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें तो एफ का वैल्यू कितना है 9, अब 9 में से ए घटेगा ये, यानी कि 6 घटेगा, 9 में से 6 घटेगा 3, अब 9 में से 8 घटेगा 1, और 9 में से ये घटेगा 4 घटेगा 5, यानी कि 9 3 27, यानी कि अगर कैलकुलेट करें इसको तो 9 का मतलब 3, 9 का मतलब ये 3 बाहर आ जाएगा 3, और 3 5 कितना 15, 3 रूट 15, 3 रूट 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। कर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 219 रुपए में बेचता है जिससे उसे 9.5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा 219 रुपए में बेचता है, सेलिंग प्राइस है, तो नीचे भी सेलिंग प्राइस होगा,
9% का लाभ होता है, 100 क्रैमुल होता है, 9%, 9.5% का लाभ है, बेचेगा 109.5% का। क्रैमुल निकालना है तो 100% से आप गुना कर लेंगे, बस काटपीट मचा लीजिए आप, थोड़ा सा कटपीट करेंगे, यहाँ पे कटपीट करेंगे तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज चला जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक और जीरो जाएगा, 10 हो जाएगा। पेन चेंज करते हैं, पेन फेन। अब काटिए जी, 1995 ये हो जाएगा 5 बार में, 1995 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 होता है, 100 दूनी 200, 200 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फी, यानी इसका फी क्या होगा, 100 रुपए, 200 सॉरी। ये देखिए परसेंटेज का भी प्रश्न है, करा पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, अगर लेट करना चाहें तो लेट भी कर सकते हैं। लेट पेट्रोल का जो सीपी रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा, करा कि इसके मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, 100 था 50 इंक्रीज, यानी मूल्य हो गया कितना, 150, 150। इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 41%। दाम बढ़ गया 50%, आप चाह रहे हैं हम 41% ही खर्चा करें, 100 का 41% है 41, यानी 141। अब 150 की चीज 141, तो कमी करना पड़ेगा खर्चा में, कितने का कमी जी, 9 का। कमी ज्यादा वाले वैल्यू पे 150, परसेंटेज निकालना था 100% से गुना कर लेंगे, ठीक है, 0 से 0, 3 तिली का 9, 3 5 15 और 5 दूनी कितना 10, 3 दूनी कितना 6%, 6% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इवेलुएट, मूल्यांकन कीजिए, इवेलुएट। पहले हम भाग की क्रिया करेंगे तो 12 भागे 3 4 हो जाएगा, यानी 16 प्लस 4, 3 तिली का 9, माइनस का क्या हो जाएगा 9, 16 4 20, 20 में से 9 हो जाएगा कितना 11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, ज्यादा मुश्किल था नहीं, ठीक है। ये देखिएगा टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसका, ठीक है। कर ए और बी एक कार्य को 18 दिन में, बी और सी 32 दिन में, ए और सी 52 दिन में कर सकते हैं। कर ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क, इस प्रश्न को बना के कमेंट बॉक्स में क्या दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। ये आइए इवेल्युएट करना है, आइए देखते हैं। पहले आएंगे अगर छोटा कोष्ठ में, इसमें आए छोटा कोष्ठ, 5 में से 7 गया कितना, 7 में से 5 गया 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये पार्ट 20 बन जाएगा। 20 में से 20 गया कितना जी, 20 में से 20 गया 0, यानी पार्ट ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, यानी 4 प्लस 0 कितना 4, यानी 69 माइनस 4 गुने यानी 4, ठीक है जी। ये मझेला कोष्ठ कहीं होगा, भागे 29 है, मझेला कोष्ठ एक जगह है, कहीं छूटा हुआ है आपका, अब कहाँ छूटा हुआ है भाई, यहां कर दे क्या, अपने से ले लेते हैं, ठीक है। वैसे एग्जाम में डाटा जो आएगा सही आएगा। तो ये पार्ट क्या है जी आपका, मझेला कोष्ठ अब कहाँ रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। भागे क्या है जी 29 है, ये 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, ये 7 में 0 हो जाएगा 4, ठीक है। ये आइए, यानी 69 माइनस 4 4 का 16, अब घटेगा तो ये हो जाएगा 3 और ये 53, यानी 53। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, सॉरी 16 नंबर देखते हैं पहले। करा बब्बर ने 150 कुर्सियां बेची और उसे 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। ध्यान दीजिएगा, लाभ हुआ विक्रय मूल्य के बराबर। तो ऐसे प्रश्न हमको बताया था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो लाभ हुआ है 90 के बराबर, तो 90 का 90 रुपये, 90 गुने 1। अब इसे लाभ हुआ है 150 के बराबर, 150 गुने 1, 150, तो सीपी कितना होगा। अच्छा, सीपी क्यों निकालना है, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट 90 का, और प्रॉफिट जो होता है सीपी पे होता है, इसलिए सीपी आपको निकालना पड़ेगा। आप 150 का बेचे तो 90 का लाभ हुआ, यानी खरीदे कितने का, 60 का। 60 का खरीद के आप 150 का बेचेंगे तब तो 90 का लाभ होगा। सीपी कितना जी 60, परसेंटेज तो 100% से आप गुना कर लेंगे। 0 से 0, 2 3 से 3 तिली का 9, 3 दूनी 6, 2 5 10, 5 3 15, 150%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या देखिए, आपको दिक्कत अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको और अच्छे से प्रयास किया जाएगा, ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो, ठीक है। कर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना और इतना है, एक संख्या दिया गया, दूसरी संख्या, फार्मूला बेस्ड है, यानी पहली नंबर गुने दूसरी नंबर क्या होता है जी, एलसीएम गुने एचसीएफ,
एलसीएम गुने एचसीएफ दिया गया है, उनमें एक नंबर 35 है, सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है जी। एलसीएम दिया गया कितना 140 और एचसीएफ दिया गया कितना 5, 5 फते 35, 7 दूनी 14, यानी सेकेंड जो नंबर आएगा वो 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा प्रश्न था, फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, ये आइए डिस्काउंट का प्रश्न है। कर दिए गए विकल्पों में से कौन सी योजना सबसे अधिक छूट प्रदान करेगी। एक तो तरीका ये है कि सबका सक्सेसिव निकाले, सबका सक्सेसिव प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट, तब प्लस का 5 माइनस का 5 गुने 5 बट्टा में 100। ठीक है, हम ये कह रहे हैं प्लस का 5 माइनस 5 गुने 5 बट्टा में क्या होगा 100 होगा। 5 5 10 हो जाएगा, 10 माइनस ये क्या होगा 0.25। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 9 क्या होगा जी 75, 9.75%, यानी कि 2.5% का सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब हुआ वो 9.75% का वो डिस्काउंट देना चाह रहा है ओवरऑल। तो इसी तरह सबका निकालेंगे। ठीक है, जो ज्यादा आएगा फिर ज्यादा ही पूछा गया है तो वो देख लेंगे। ठीक है जी। दूसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी इस तरीके का है और आपसे पूछे कि अधिक छूट कहां प्रदान करेगा, तो आप क्या कीजिए सम देखिए, दोनों का सम जहां पे ज्यादा होगा, दोनों का सम जहां पे ज्यादा होगा डिस्काउंट वहीं पे ज्यादा मिलेगा। ये 2 5 5 है तो 5 5 कितना जी 10, ये 2 8 8 है तो 8 8 कितना जी 16, ये 11 और 8 कितना होगा 19, और ये आपका 10 10 का 2 है 10 10 कितना 20। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिल रहा है लास्ट वाले में 20 है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा सक्सेसिव से निकालेंगे या रेशियो मेथड, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट इस नियम को अपना सकते हैं और अपना 1 मिनट का समय बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ये देखिए कह रहा है कि दिए गए समीकरण में x के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है कि बस प्रोपोर्शन का है लगा लीजिए। कह रहा 0.3 बट्टे में क्या होगा 4.8, ये बराबर होगा 0.2 बट्टा में क्या होगा x। बस कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट से पॉइंट हटा भी सकते हैं आप। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा कि 48 गुने 0.2 बट्टा में क्या होगा 0.3, 0.3 नहीं सॉरी 3 है ये, 16 3 48, 16 3 48। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और दाएं से एक अंक 3.2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आज का अंतिम प्रश्न है जी। ठीक है जी, आज का अंतिम प्रश्न औसत से करे कई संख्याओं का औसत 74 है, प्रथम 11 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 11 संख्या। अच्छा ओवरलैपिंग वाला है, चूंकि 21 संख्या और 11 11 तो 22 हो जाएगा। ठीक है, उसमें 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 5 कम है और 10वीं 11वीं का हटा दिया जाए तो फिर संख्याओं का औसत। अच्छा प्रश्न देखिएगा, संख्या दिया गया है, कह 21 संख्याओं का जो औसत है एवरेज है, एवरेज वो दिया गया 74 है। कितना है 74। अब इसी में से कह रहा है कि प्रथम जो 11 है, 11 संख्याओं का जो औसत है वो 72.8, 72.8। अंतिम 11, इसके बाद अंतिम का जो 11 संख्या है इनका औसत जो दिया गया है वो 77.2 है। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ संख्या तो 11 है, लेकिन 11 और 11 22 हो जा रहा है जी। 11 और 11 कितना 22 हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है, 11 11 22, यानी जो 11वीं संख्या जो ओवरलैप कर रही है उसका हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, जो ओवरलैप, चूंकि 22 संख्या तो 11वीं 2 बार काउंट कर लिया गया। अब ये संख्या अगर हम निकालें तो निकालते हैं 11वीं संख्या कितना, एवरेज 74 है जी, प्लस ये 74 से क्या है जी कम है, कितना कम है ध्यान दे, 74 से कम है ये 0.2 डालेंगे 73, यानी 1.2 माइनस को 1.2 इंटू कितने के लिए 11 के लिए, 11 के लिए। ये 74 से क्या है जी ज्यादा है तो प्लस होगा कितना 3.2, ज्यादा है कितने के लिए 11 के लिए, बट्टा में जो निकाला 11वीं संख्या तो संख्या एक ही है, दोनों में 11 कॉमन हो जाएगा, 11 यानी 3.2 माइनस 1.2 तो 2 आएगा, 11 दूनी 22, 22 बट्टे 1 22, ये पूरा वैल्यू 22, यानी 74 प्लस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 74 प्लस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 74 और 22 4 2 6 7 2 9 यानी 96। 11वीं जो संख्या आ गई, 11वीं संख्या कितनी आ गई जी 96 हो गई। आगे बोला गया यदि 10वीं संख्या 11वीं से 5 कम है तो 10वीं संख्या कितनी होगी जी, इसलिए 10वीं संख्या इससे 5 कम तो 96 माइनस 5 यानी कि 91, कितना जी 91।
अब क्या कह रहा है, यदि 10वीं और 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। ठीक है जी, शेष संख्याओं का औसत बताइए। करें इन दोनों को हटा दिया जाए तो औसत बताइए। ठीक, इन दोनों नंबर को अगर हटा दिया जाए, ठीक, तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट हम औसत, शेष संख्या का औसत निकाल रहे हैं, शेष संख्या का औसत निकाल रहे हैं। तो पूरे का औसत कितना है 74, माइनस दो नंबर निकाल रहे हैं कितना जी, ये और ये नंबर निकाल रहे हैं, दो नंबर तो कितना होगा दोनों का योग, 6 1 7 होगा और 9 9 कितना 18, 187 बटे में ये दो नंबर है, दो नंबर निकल रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, नहीं 19 से कितने नंबर बच जाएंगे जी, 19, दो संख्या तो 19, सॉरी 74, 19 से डिवाइड अगर करें, 19 से संख्या, 19 से संख्याओं का औसत निकालना है तो कितना हो जाएगा ये, 19 दहा में 10, 190, 74 यानी कि सॉरी, आइए इसको थोड़ा सा ऐसे देख लें। करा शेष संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है जी, तो पूरे संख्याओं का तो औसत इतना है, अब शेष संख्याएं बोला गया है। ठीक, तो ठीक तो था, शेष संख्याओं का, ये पूरे का औसत कितना है जी, शेष संख्याओं का निकालते हैं तो 21 गुने कितना 74 टोटल का, इसमें से दो नंबर आपको निकालने हैं, कौन कौन, दोनों नंबर यानी 96 प्लस कितना जी 91। ठीक है, दो नंबर बचे कितना जी 21 था, दो नंबर निकल गया 19 नंबर, ये कैलकुलेट कीजिएगा जो आएगा वही आएगा। ठीक है जी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये 17 फरवरी, ध्यान दे अगर, तो 17 फरवरी 2025 का 5th नंबर क्या था, सेकंड था, यहाँ छूट गया है लिखना। ठीक है, तो हमने 17 फरवरी 2025 का 5th नंबर सेकंड क्या किया, क्लियर किया। ठीक, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे 17 फरवरी का 5th नंबर थर्ड के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। ठीक है जी, चलिए।